इसके और क्या निहितार्थ हो सकते हैं ट्रंप 1.0 और ट्रंप 2.0 के? पहले वाले अनसर्टेन थे, ये सर्टेन अनसर्टेन है। अमेरिका का सुनहरा दौर अब शुरू होता है, अभी से शुरू होता The golden age of America begins right now. ऐसे कौन कौन से मुख्य एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उन्होंने साइन किए हैं? पहला उन्होंने क्या किया, प्रवासियों को लेकर चिंता जाहिर की और बोला जो इलीगल इमिग्रेंट्स यहाँ बसे हुए हैं उनको मैं बाहर करूँगा। मैक्सिको की खाड़ी को उन्होंने कह दिया कि मैं इसे चेंज करके अमेरिका की खाड़ी बना दूंगा। जन्म से जो सिटीजनशिप का अधिकार था, तो क्या ऐसा कुछ वहाँ यूएस में नहीं हो सकता? है। अमेरिका से जरूर सीखना चाहिए हमारी लीडरशिप को। इलीगल इमाइग्रेशन को तो रोकना जरूरी है। अमेरिका सुपर पावर है। उन्होंने एक शब्द बोला, ड्रिल बेबी ड्रिल। ट्रंप 2.0 में भारत और अमेरिका के संबंध है वो किस प्रकार के रहेंगे? सी जिनपिंग को इनवाइट किया गया और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को इनवाइट नहीं किया गया, तो क्या पर्सनल लेवल पर मोदी और ट्रंप के संबंध अब धीरे धीरे उतने मधुर नहीं रहे? नमस्कार दोस्तों, संवाद के इस 15वें एपिसोड में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप दोबारा से जीतकर अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने। ये जीत काफ़ी ऐतिहासिक रही है क्योंकि इससे पहले 132 साल पहले ग्रोवर क्लीवलैंड ने ही नॉन कंसेक्यूटिव टर्म्स हासिल किए थे और आज राष्ट्रपति ट्रंप ने हासिल किया है। 2016 से 20 उसके बाद वो चुनाव हारे और 2024 जो अभी का चुनाव है वो जीते। अभी पूरे मीडिया में केवल एक ही खबर चल रही है कि ट्रंप 2.0 इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है और इसी मुद्दे को लेकर आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रंप 2.0 नीतियाँ, चुनौतियाँ एवं भारत। तो इस मुद्दे पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हैं मंजेश सर और कमलदेव सर। सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे है। दो ट्रंप 1.0 और ट्रंप 2.0 का जनरली मतलब होता है सरकार से, सरकार 1, सरकार 2, लेकिन इसके और क्या निहितार्थ हो सकते हैं ट्रंप 1.0 और ट्रंप 2.0 के? जी, और ट्रंप 1.0 जब हम बात करते हैं तो पहली बार जब ऑब्वियस सी बात है जब राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप साहब, अगर हम रूपांतरण और नीतियों के रूप में देखें, एक हेड ऑफ स्टेट के रूप में देखें, तो 1.0 में जहां वो बड़े अनसर्टेन थे, अनप्रेडिक्टेबल थे और साथ ही साथ जैसा आपने कहा जब वो पहली बार जीते थे तो उनके पास मेजॉरिटी नहीं थी कांग्रेस में और मेजॉरिटी ना होने से कई ऐसी बातें थी जो चाह कर भी इंप्लीमेंट नहीं कर सकते थे। इस कारण भी हो सकता है कि थोड़ा उन्होंने एग्रेशन वो दिखाया हो लेकिन वो इंप्लीमेंट ना कर पाए हों। जब हम 2.0 में आते हैं, आप आजकल तो एक वो है चरित्र, चाहे फिल्म हो चाहे कोई भी, हम 2.0 लगा देते हैं। वो वर्जन हमेशा देखेंगे कि पहले वाले को लेते हुए और कुछ नए तरीके की चीज़ों को वैल्यू एडिशन के साथ आगे बढ़ता है। तो पहली चीज़ तो ये है कि पहला पॉइंट मैं कहूँगा ट्रंप 2.0 हैं या 2.0 हैं, पहले वाले अनसर्टेन थे, ये सर्टेन अनसर्टेन है। सर्टेन अनसर्टेन दोनों इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ बातें बड़ी निश्चित हैं लेकिन ट्रंप है तो अनसर्टेनिटी तो होगी ही, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब उनके पास मेजॉरिटी है। स्विंग स्टेट में जिस तरह उनको विजय मिली चुनावों में और कांग्रेस में जिस तरह उनको बहुमत है, उस हिसाब से वो सारी चीजें लेकर चलेंगे। तीसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि जैसा उन्होंने नारा दिया मागा, एक मूवमेंट बनाया इलेक्शन में, मागा माने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। सारे जो संदर्भ हैं ट्रंप 2.0 के, मुझे लगता है वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के इर्द गिर्द ही सारी चीजें घूमेंगे। तो ट्रंप 1 में एक इमेच्योर या पहली बार वाले ट्रंप दिखे जो चाहते थे लेकिन अपनी पॉलिटिकल स्थिति के कारण वैसा कर भी नहीं सके। बहुत सारी चीजें अनसर्टेन थी, उतने कॉन्फिडेंट नहीं थे। और जो ट्रंप 2.0 जो ये इमरजेंस है ट्रंप का, उसमें कॉन्फिडेंट ट्रंप दिखेंगे, मागा की बात करेंगे और सबसे बड़ी चीज, एक चीज जरूर रहेगी, कुछ बातें तो निश्चित हैं लेकिन थोड़ी थोड़ी अनसर्टेनिटी ट्रंप के साथ बनी रहेगी। जी सर। इसमें एक लाइन मैं ये जोड़ना चाहूँगा जो आपने कहा कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो ट्रंप का शपथ ग्रहण हमने देखा था, तो शपथ ग्रहण की जो उनकी पहली लाइन थी है वो यही लाइन थी कि द गोल्डन एरा ऑफ अमेरिका बिगिंस राइट नाउ। यस, ये बहुत ही मार्क करने वाली बात है कि पहली लाइन इसी से शुरुआत करते हैं कि अमेरिका का सुनहरा दौर अब शुरू होता है, अभी से शुरू होता है। मतलब अब तक जो अमेरिका था
उससे भी पावरफुल बनाएंगे। कुछ ऐसा ही जी। कि अच्छे दिन अब आने वाले हैं। जी सर। सर इसमें एक चीज़ और थी, ट्रंप ने काफ़ी मीडिया में चल रहा था कि आते ही पहले दिन 200 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करेंगे। जी। और 200 तो नहीं साइन किए, लेकिन काफ़ी ज़्यादा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए उन्होंने। तो एक तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होता क्या है, और ऐसे कौन कौन से मुख्य एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उन्होंने साइन किए हैं? वैसे तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का कोई संवैधानिक प्रावधान स्पष्ट अमेरिकी संविधान में नहीं है, लेकिन जो अनुच्छेद 2 है संविधान का 2, उसके तहत अमेरिका के राष्ट्रपति को कुछ डिस्क्रिशनरी पावर दिए गए हैं, विवेकाधिकार दिए गए हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब तत्काल निर्णय लेना हो, बड़े इंपॉर्टेंट निर्णय लेने हो, तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का फायदा यह है कि उसे कांग्रेस से पास नहीं कराना है, सीनेट में नहीं ले जाना है। आपको इमीडिएट जरूरत है, राष्ट्रपति के ऑर्डर से यह पारित हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ एक समस्या यह है कि क्या ये पूरी तरह से अनंतिम है, क्या इसमें अमेंड नहीं हो सकता? तो हमें ये जानना चाहिए कि वहां पर जो संघीय कोर्ट है, वहां पर कांग्रेस में कई ऐसे प्रावधान है जिसमें इसे 2/3 बहुमत से पारित भी कराना होगा, तभी जाकर वो पूरा स्टैंड कर जैसे पाएगा। इंडिया में, जैसे ऑर्डिनेंस है इंडिया में, जैसे ऑर्डिनेंस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली वैसे। तो यहां पर आपने जो दूसरा पर, तो पहली चीज कार्यकारी आदेश या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, और सबसे अच्छी बात है अपवाद स्वरूप एक राष्ट्रपति की छोड़कर जॉर्ज वॉशिंगटन साहब से लेकर ट्रंप तक 47वें राष्ट्रपति तक सबने ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पारित किए, क्योंकि बैठने के बाद जो उनके मैनिफेस्टो हैं, बैठने के बाद जो उनको लगता है कि ये तुरंत चीजें आनी चाहिए, तो वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से अपनी बात दिखाते हैं कि हम अमेरिका को किस तरह लेकर चलेंगे। दूसरा प्रश्न अभिषेक जी आपका ये था कि कौन कौन से मुख्य बातें, जैसे मैंने कहा सर्टेनिटी, तो जो पूरे चुनाव में ट्रंप लेकर चले थे उसी बातों को लेकर आए। इसलिए पहला उन्होंने क्या किया, प्रवासियों को लेकर चिंता जाहिर की और बोला जो इलीगल इमिग्रेंट्स यहां बसे हुए हैं उनको मैं बाहर करूंगा। उन्होंने साफ कहा कि चूंकि रिसोर्स अमेरिका का है, अमेरिका के लोगों का पहला हक है, और बाहर से लोग आके उस पर कब्जा कर रहे हैं, इसलिए जो है हम अवैध प्रवासियों को तो बाहर भगाएंगे। मैक्सिको की खाड़ी को उन्होंने कह दिया कि मैं इसे चेंज करके अमेरिका की खाड़ी बना दूंगा। नाउ गल्फ ऑफ अमेरिका इज ट्रांसफॉर्म्ड होता गल्फ ऑफ अमेरिका। फिर पेरिस कन्वेंशन से बाहर होना, जो बड़ा चिंताजनक विषय है। WHO से बाहर होना, जो पहले भी वो कह चुके थे और ये सर्टेन था। इसलिए ये तीसरा जो बर्थ राइट सिटीजनशिप का मुद्दा है, जन्मजात नागरिकता का मुद्दा है, उस जन्मजात नागरिकता को उन्होंने एक शब्द कहा कि बर्थ टूरिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। यहां लोग आते हैं नौकरी के उसमें और जानबूझकर ऐसे समय में बेबी बर्थ करना चाहते हैं जिससे उसको नागरिकता मिल जाए, और नागरिकता मिलने के बाद चूंकि उसे यहां का अधिकार मिल जाएगा, नागरिकता मिल जाएगी, तो एक तरह से अमेरिकन जैसा ही ट्रीट होगा। इसको रोकने पे उन्होंने बात की। साथ ही साथ जो बाकी बातें थी, कई नाम चेंज करने की जो उन्होंने बात की, जैसे कि एक माउंटेन का नाम मैकनेल फिर से कर दिया है ना। तो इस तरह की चीजों को लेकर अगर हम देखें तो सारे संदर्भ जो मेक अमेरिका ग्रेटर अगेन थे और जो शुरू से बोलते आ रहे थे, प्रवासियों की समस्या हो, जन्मजात नागरिकता का मुद्दा हो, पेरिस कन्वेंशन की बात हो, WHO की बात हो, उन सबसे ही अपनी पहले ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में आकर उन्होंने बताने की कोशिश की कि मैं केवल बात नहीं करता, इस बार नीतियों पे अमल होगा। साथ ही साथ अभी का जो सबसे बड़ा संदर्भ था, जो इंडिया के कंसर्न में भी था, बर्थ राइट सिटीजनशिप का। बर्थ राइट सिटीजनशिप में यह तय था कि वहां का 1868, आपको याद होगा जब सिविल वार समाप्त हुआ अब्राहम लिंकन के समय, तो एक 14th अमेंडमेंट आया, 14वां संविधान संशोधन अमेरिका में हुआ, और उसी समय यह प्रावधान जोड़ दिया गया कि बर्थ से जो भी होगा उसको नागरिकता का अधिकार मिल जाएगा। अब मिलेगा। ऑब्वियसली पहली बार नहीं हुआ है, एक बार ऐसा ही एक चीनी मूल का व्यक्ति था, उसका नाम था वोंग किम आर्क। यह मुद्दा आया और बात है 1898 की। जब यह मुद्दा फेडरल कोर्ट में गया तो उन्होंने साफ कहा, नहीं, यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान है, 14वें संविधान संशोधन का उल्लंघन है, इसलिए वोंग किम आर्क की सदस्यता रद्द नहीं की जा सकती। पहले भी यह प्रयास हुआ था। सेम आपने देखा होगा, आज का अगर पेपर देखा हो तो उसमें साफ आया है कि जो जन्मजात अधिकारिता की नागरिकता की बात थी, ट्रंप साहब ने भले ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से उसे खारिज किया हो, लेकिन फेडरल कोर्ट ने उसे मना कर दिया। अब इसकी अपील होगी, और मुझे भी जो लगता है कि जो संघीय कोर्ट है
उसमें ये सुप्रीम कोर्ट तक अगर जाता है तो ये ठहरना नहीं चाहिए, क्योंकि संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। लेकिन भारत में भी ऐसा प्रावधान हुआ करता था, आई थिंक 1987 तक। सर आप जी। इसमें कुछ बताएंगे कि ये जन्म से जो सिटीजनशिप का अधिकार था वो 1987 तक, जहाँ तक मुझे याद है वहाँ तक जी। होता था, उसके बाद भारत ने हटाया। तो क्या ऐसा कुछ वहाँ यूएस में नहीं हो सकता? ये बात सही है कि भारत में भी जब नागरिकता की बात आती थी तो हमारा जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है वो कहता है कि 5 तरीके से हम भारत की नागरिकता पा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला तरीका है बाई बर्थ, हमारे यहाँ भी। अब बाई बर्थ में पहले ये प्रावधान था कि भारत के राज्य क्षेत्र में, टेरिटरी में जो भी शिशु पैदा होगा, और चाहे उसके माता पिता कोई भी हो, विदेशी ही क्यों ना हो, अगर वो भारत के राज्य क्षेत्र में पैदा होता है तो वो जन्म से भारत का नागरिक होगा। लेकिन इसको सिटीजनशिप एक्ट में अमेंडमेंट के बाद अब चेंज कर दिया गया। अब हमारे यहाँ प्रोविजन ये है कि भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म लेने वाला केवल वही बच्चा भारत का नागरिक होगा जिसके या तो माता या पिता या दोनों भारत के नागरिक हैं। तो एक तरह से अमेरिका भी इसी पैटर्न पे आ रहा है जो हमने काफ़ी पहले किया था। अभी शायद मोर देन 30 कंट्रीज़ में ये प्रोविज़न है कि अगर वहाँ पे अगर कोई बर्थ होता है तो उनको ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिल जाती है, बहुत सारे मिल देशों में जाती है, बहुत सारे भारत देशों में में। भी था, अमेरिका में तो जी। जी सर, इसी से रिलेटेड है सर, कमल देव सर ने जो बोला इलीगल इमिग्रेशन का मुद्दा। भारत भी एक इलीगल इमिग्रेशन के मुद्दे से जूझ रहा है और कुछ हद तक कुछ पॉलिटिकल इश्यूज भी हुए हैं इसको लेकर। तो आपको क्या लगता है जो यूएस इस डायरेक्शन में इनिशिएटिव ले रहा है, वैसा इनिशिएटिव कुछ हद तक भारत को भी लेना चाहिए? जैसे क्या भारत सीख सकता है इस चीज़ नहीं, से? ये बहुत बड़ी बात आपने कही है और ये सच है कि अवैध प्रवास का मुद्दा भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या रहा है और आज से नहीं, ये बहुत शुरू से ही। खास करके इसके अगर कारणों पर हम जाएं तो एक तो जो हमारी शरणार्थी की समस्या है वो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ है। जोग्राफिकल रीजन्स भी हैं, सुंदरबन का डेल्टा क्षेत्र है, दुर्गम है, कॉरिडोर्स के रूप में, एनक्लेव्स के रूप में वो सीमाएं जाती हैं। पेट्रोलिंग करना बहुत कठिन है बीएसए के लिए, फेंसिंग करना बहुत कठिन है। कल्चरल लेवल पे अगर आप देखेंगे तो उधर भी बांग्ला बोलने वाले, इधर भी बांग्ला बोलने वाले। तो कहने का कुल मिलाकर मतलब ये है कि 71 के वॉर के बाद लाखों की संख्या में शरणार्थी आए, उसके बाद से लगातार आ रहे हैं और फिर रोहिंग्या भी आ रहे हैं। इसका प्रभाव भारत में बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। एक तो डेमोग्राफी बदल रही है, नॉर्थ ईस्ट में कई स्टेट्स में असंतोष इसी के लिए है कि पूरी डेमोग्राफी बदल गई। लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है क्योंकि वो लोग आते हैं क्राइम आदि में इन्वॉल्व होते हैं। कल्चरल प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। तो ये बात सही है कि भारत के लिए भी ये बहुत चिंताजनक बात है। अब ट्रंप ने इसका समाधान बहुत हार्ड हैंडेडली करने का निर्णय लिया है। भारत के संदर्भ में थोड़ी सी ये जरूर बात है कि हमें शरणार्थी की समस्या को गंभीरता से लेना चाहिए, लेकिन हमारी परिस्थितियां थोड़ी अमेरिका से अलग है। हमारे रिसोर्सेज उतने नहीं हैं, हमें उतने बड़े पावर नहीं हैं, लेकिन हमें अमेरिका से ज़रूर सीखना चाहिए हमारी लीडरशिप को कि इलीगल इमाइग्रेशन को तो रोकना ज़रूरी है। बहुत बड़ी सीख लेगी। जी सर, अभी कमल देव सर, आप जैसा आपने बताया कि जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन हुए उसमें से एक ऑर्डर था जो कि WHO और पेरिस कन्वेंशन से भी अमेरिका बाहर आएगा। तो इसका ये क्या प्रभाव पड़ने वाला है पूरे विश्व पर जब ये अमेरिका इससे बाहर आएगा? जी, सबसे पहले तो हमें ये मानना होगा कि अमेरिका सुपर पावर है। और एक फ्रेज अगर मैं थोड़ा रिटॉर्ट करके बोलूं तो अमेरिका शुरू से ये बात प्रयास स्थापित करने की कोशिश करता है कि व्हेन अमेरिका स्नीजेस ऑल वर्ल्ड कैचेस कोल्ड। अगर अमेरिका को जुकाम भी होता है तो सारी जो वर्ल्ड है उसको, मतलब अगर अमेरिका को छींक आती है तो सारा वर्ल्ड जुकाम से ग्रसित हो जाता है। इस पॉलिसी से चलता रहा। अमेरिका इस बार WHO और अन्य कई ऑर्गेनाइजेशन से बाहर होकर यह दिखाना चाहता है कि भैया सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर हम हैं। WHO में 2022-23 का आंकड़ा कहता है कि 22.5% कंट्रीब्यूट WHO में फंड जो है वो अमेरिका ने किया। आप जानते होंगे कि अपनी इकोनॉमी पॉपुलेशन के हिसाब से कंट्रीब्यूट करना होता है WHO में। साथ ही साथ इसका एक दूसरा वॉलंटियर, मतलब अपने इच्छा से उसको कंट्रीब्यूट कीजिए, इसमें भी अमेरिका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर था और सेकंड पे गेट्स फाउंडेशन था। चाइना की पॉपुलेशन के और उसके हिसाब से बावजूद जो वॉलंटियर कंट्रीब्यूशन है उसमें केवल 0.14% चाइना ने किया। ट्रंप का कहना है कि चाइना की आबादी 1.4 बिलियन है, हमारी आबादी 35 करोड़ है। इन सबके साथ अगर आता है, और WHO आप याद कीजिए जब कोविड आया था
तो ट्रंप साहब ने बार बार कहा था वुहान वायरस है, और वुहान वायरस करके, और फिर वो कहते थे कि चाइना के साथ लिबरल पॉलिसी WHO ले रहा है। तो ये मैं फिर कहूंगा कि ये सर्टेन अनसर्टेन, मतलब वो आगे बढ़े, तय था कि WHO के साथ ऐसा करेंगे। हाँ, इंप्लीकेशन, WHO ने जो चीन के साथ किया ठीक है, लेकिन WHO कई भूमिका भी बहुत बेहतर निभाता है। जिस ग्लोबल लेवल पे R&D होनी चाहिए हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस में, वो WHO करता है। विभिन्न देशों के साइंटिस्ट मिलकर अपनी अपनी जो थ्योरीज है, अपने अपने जो रिसर्च है भेजते हैं, उसके हिसाब से बहुत सारी कार्रवाई होती है। इंडिया के हिसाब से अगर आप देखें तो चाहे टीबी हो, चाहे एड्स हो, चाहे जो हमारे पास एंटीबायोटिक के खिलाफ जो माइक्रोबायल रेजिस्टेंस पैदा हुआ था, उस पर WHO बहुत बेहतर कंट्रीब्यूट करता था। तो अफगानिस्तान जैसे देशों के लिए, अफ्रीका जैसे देशों के लिए, अविकसित देशों के लिए, पिछड़े देशों के लिए WHO जो कंट्रीब्यूट हेल्थ सेक्टर में करता था वो इंपॉर्टेंट है। और अमेरिका ने अगर पैसा कट किया तो इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। अमेरिका एक दबाव की राजनीति चाहता है। वो कह रहा है कि अगर हम पेनी पे कर रहे हैं तो उसके हिसाब से हमारी महत्ता भी दी जाए। दूसरा, जैसा आपने कहा, पेरिस कन्वेंशन से बाहर होना। आपको याद होगा ट्रंप 1.0 में भी बाहर हो गए थे। बाइडेन गवर्नमेंट आई, उसने कहा नहीं, पेरिस कन्वेंशन से हमारी कमिटमेंट है, ये ग्लोबल कमिटमेंट है, किसी एक देश, किसी एक महाद्वीप की समस्या नहीं है जलवायु परिवर्तन। उन्होंने पेरिस से अपने आप को जोड़ लिया था। तो ये भी स्वाभाविक था कि ट्रंप आएंगे फिर ऐसा करेंगे। अब यहां की जो सबसे बड़ी समस्या है, अभी अभी जस्ट COP29 उज्बेकिस्तान में हुआ, वहां पर ग्लोबल क्लाइमेट फंड की बात हुई। ग्लोबल क्लाइमेट फंड, हम कितने सालों से बात कर रहे हैं कि $100 बिलियन पर ईयर का एक फंड बनेगा। इस ग्लोबल क्लाइमेट फंड से जो अविकसित देश हैं, पिछड़े देश हैं, उनको जो ग्रीन मैकेनिज्म है उसकी तरफ हम बढ़ावा देंगे, क्योंकि विकास उनका रुक जाएगा अगर हम कार्बन एमिशन की केवल बात करेंगे। मजबूरी है कि ऐसा कोई फंड हो, तभी इन अविकसित देशों को हम मुख्य धारा में ला पाएंगे। वो अभी तक नहीं हो पा रहा था। COP29 में एक चर्चा चली थी, एक उम्मीद जगी थी कि GCF आएगा, लेकिन ट्रंप साहब ने कहा कि हम इससे बाहर होते हैं। सबसे बुरी बात भी मुझे लगती है, एक तरफ आप जो कार्बन नेट एमिशन है, नेट जीरो की बात चल रही है। यूरोप और विकसित देश कहते हैं हम 2050 तक नेट जीरो की अपना लक्ष्य पा लेंगे। भारत जैसे देश ने अपना कमिटमेंट दिखाते हुए कहा हम 2070 में कार्बन नेट जीरो को पालेंगे। अब ऐसे पालेंगे क्या? ऊपर से आपने अगर वो भाषण सुना हो जो मंजेश सर ने भी कहा कि मैं वो स्पीच सुन रहा था, उन्होंने एक शब्द बोला, ड्रिल बेबी ड्रिल। ये प्रवोक कर रहे हैं, आओ खूब और खुदाई करो, ड्रिल करो, तेल और गैस को जितना एक्सप्लोरेशन करना है करो। इसका मतलब यह है कि वही फॉसिल फ्यूल फिर से इस्तेमाल होंगे, हम फिर से उन चीजों का इस्तेमाल करेंगे जिससे जो है कार्बन एमिशन होगा। और कार्बन एमिशन होगा तो ये जितने चैलेंजेस और जिस तरह से क्योटो प्रोटोकॉल से लेकर दुनिया यहां तक आई थी, फिर कहीं ना कहीं रिपरकशन होगा। हम कहीं विंड एनर्जी की बात कर रहे हैं, कहीं हम सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं। इंडिया ने ग्रीन हाइड्रोजन मैप तक को अपना लॉन्च कर दिया। लेकिन जो आप जानते होंगे, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कार्बन का अमेरिका है, चाइना के बाद। सबसे ज्यादा पैसे वाला, जिसकी इकोनॉमी लगभग $29 ट्रिलियन की है। R&D, साइंस टेक सब में आगे है। अगर वो ऐसी प्रतिबद्धताएं करेगा तो मेरा यह मानना है कि अमेरिका फर्स्ट कभी भी नहीं हो सकता जब तक वर्ल्ड फर्स्ट ना हो, ह्यूमैनिटी फर्स्ट ना हो। तो मेरा यही मानना है कि पेरिस कन्वेंशन से बाहर होना ये एक निश्चित था कि ट्रंप साहब ऐसा करेंगे, पर दुनिया के लिए, ग्लोब के लिए, पृथ्वी के लिए, सबके लिए ये सबसे एक तरह से अमानवीय और असंवेदनशील फैसला था। जी सर, मैं बिल्कुल एग्री करूंगा। अभिषेक जी, मैं एक शब्द कहूंगा, आपने कहा था प्लीज डोंट ड्रिल बेबी ड्रिल। मैं बिल्कुल सही बात बोला सर, कि मैं आपसे एग्री करूंगा। और जो डेवलपमेंट है, जैसा कि बोला जाता है कि सस्टेनेबल होना उसका बहुत ज़रूरी है, पर्यावरण को हमें ध्यान रखना है, हमारी भी जिम्मेदारी है, अपने जो आने वाले हमारे बच्चे हैं उनके लिए हमारी एक जिम्मेदारी है। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे सर ने बताया कि ये 2 ऑर्गेनाइजेशन से निकला तो इसका काफ़ी इम्पैक्ट आने वाला है, ऐसे ही ट्रंप के आने से वैश्विक स्तर पर और क्या चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं? अगर वही ग्लोबल लेवल की हम बात करें तो ये बात सही है कि अमेरिका वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और अमेरिका छींकेगा तो पूरी दुनिया को जुकाम होगा भी। जब भी उधर मंदी आती है पूरी दुनिया हिल जाती है। तो अमेरिका में अगर कोई मेजर पॉलिसी शिफ्ट होता है तो उसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ना ही है।
और ट्रंप ने अपने पहले भाषण में ये दिखाया है कि कुछ वो मेजर पॉलिसी शिफ्ट की ओर बढ़ना चाहते हैं। तो अगर हम इसके सबसे पॉलिटिकल चैलेंजेस की बात करें, ये अमेरिका फर्स्ट का पॉलिटिकल चैलेंज क्या होगा या ट्रंप 2 का पॉलिटिकल चैलेंज, तो कई जगह संघर्ष और तनाव बढ़ेंगे। जैसे अब अमेरिका ने कहा कि भाई पनामा कैनाल को हम फिर से हासिल करेंगे। चाइना के संदर्भ में समस्या इससे कई जगह बढ़ने वाली है। मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ अमेरिका उन्होंने उसको कर दिया। अगर इमाइग्रेंट्स पर उनकी बहुत कठोर पॉलिसी होगी तो लॉन्ग टर्म में वो भी कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पर पॉलिटिकल रेपरकशंस को पैदा करेगा। एग्जैक्टली। और इसके अलावा रशिया के साथ क्या होगा, हमास और इजराइल के साथ क्या होगा, तो शायद उसमें कुछ पॉजिटिव भी आ सकते हैं, बट पॉलिटिकल लेवल पर ये चैलेंजेज हैं। बड़े चैलेंजेज इकोनॉमिक होंगे। अगर आप अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं तो उसके लिए जो उन्हें काम करना है वो ट्रेड वार शुरू करें। ट्रेड वार शुरू करने का मतलब है कि पूरे ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को रिवर्स करना। और अगर अमेरिका पूरे ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को रिवर्स करने की बात करता है, फिर से कंजर्वेटिविज्म पे आता है, तो इससे पूरी दुनिया में व्यापार का पूरा ढांचा बदल जाएगा। तो इस चुनौती को कैसे देखा जाए? सोशल लेवल पर जैसा आपने बताया कि WHO से अमेरिका बाहर हो गया, पूरी दुनिया खास करके अफ्रीका, एशिया, विकासशील देशों की स्वास्थ्य संरचना इससे प्रभावित होने वाली है, बहुत बड़ी चुनौती है। और थर्ड जेंडर के पूरे कॉन्सेप्ट को ही ट्रंप ने ख़त्म कर दिया। तो अब ये जो एक पूरे दुनिया में संवेदनशीलता है, इवन भारत में आपने देखा कि जो IPC हमारी हुआ करती थी उसकी सेक्शन 377, IPC की धारा 377 जो समलैंगिकता को एक अपराध घोषित करती थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिक्रिमिनलाइज किया। और BNS जो भारतीय न्याय संहिता बनी है उसमें वो जो धारा थी वो खत्म कर दी गई। तो कहने का मतलब कि होमोसेक्सुअलिटी अब डिक्रिमिनलाइज हो गई। होमोसेक्सुअल मैरिजेस को सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज नहीं किया इंडिया में, लेकिन उसको मैरिज से संबंधित राइट्स देने की बात जरूर की। और भारत नहीं, पूरी दुनिया में कमोबेश ऐसी स्थिति है। अब वैसी स्थिति में अमेरिका जो दुनिया का लीडर है, और खास करके लीडर इस रूप में है कि हार्ड पावर के साथ उसकी सॉफ्ट पावर भी बहुत मजबूत है, और अगर वो सॉफ्ट पावर के लेवल पे इस तरह की बातें करता है तो इससे इन कमजोर समुदायों पर भी बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। और एक मुद्दा बहुत बड़ा है जो आपने उठाया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, कि अगर ड्रिल बेबी ड्रिल की नीति पे चलते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बजाय आप कह रहे हैं डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहन को ज़्यादा हम तरजीह देंगे, और जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बाइडन गवर्नमेंट ने उसके लिए जो कॉन्सेशंस दिए थे, ट्रंप उसको ख़त्म कर रहे हैं। तो इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ग्लोबल इशू होने वाला है। तो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, एनवायरमेंटली दुनिया के सामने अगर ट्रंप स्टिक करते हैं, बट बात वही कि अनसर्टेन, अगर इस पर स्टिक करते हैं तो ये समस्याएं बहुत जटिल होने वाली। जी सर। सर इसी से रिलेटेड सर मैं आपसे, कमल देव सर, आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर हम वैश्विक शांति एवं स्थिरता की दृष्टि से देखें, तो अगर हम विश्व को विभिन्न क्षेत्रों में देखें तो जो मुख्य क्षेत्र हैं उस पे ट्रंप के आने से क्या इम्पैक्ट होने वाला है? शायद सारी दुनिया अभिषेक जी इसी प्रश्न का उत्तर जानना चाह रही है। आपने देखा होगा कि जब ट्रंप अपने प्रचार में थे, और जैसा आपका पहला क्वेश्चन था ट्रंप 1.0 2.0 के अंतर में, पहले वाले ट्रंप बड़े उत्साहित थे, उग्र थे, और दुनिया के हर युद्ध में कूदना चाह रहे थे। इस बार उन्होंने कहा कि हम दुनिया की सारी प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे। एक अपने आप को ग्लोबल लीडर के रूप में, शांति स्थापना के रूप में, इस संस्थापक के रूप में लाना चाहते हैं। अगर हम इस रीजन को 2-3 मेजर सेक्शन में बांटें, जैसा आपने प्रश्न फ्रेम किया, वहां पर सबसे पहले अगर हम बात मिडिल ईस्ट की करें, एक होप दोनों चीजें देखती हैं। पहली चीज, ट्रंप के आने से पहले ही आपको याद होगा सीरिया में असद सरकार का डिक्लाइन हो गया। बशर अल असद के जाने के बाद जो ईरान और रशिया का पावर था वो कमजोर हुआ, चूंकि उनके सपोर्ट से थे। अमेरिका को एक ताकत मिली और मिडिल ईस्ट में यह माना जाने लगा कि अब सीरिया के ना रहने से अमेरिका का पावर बढ़ेगा। दूसरी बात, शायद फिर रिकॉल कीजिए मिडिल ईस्ट को लेकर, जब ट्रंप थे तो उन्होंने अब्राहम एकॉर्ड कराया था। अब्राहम एकॉर्ड को किसने किसने स्वीकारा? तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने, सूडान ने, बहरीन ने, मोरक्को ने। मुझे लगता है कि मिडिल ईस्ट का एक सबसे बड़ा होप आएगा अगर, और जो होना चाहिए और करेंगे, वो ये कि सऊदी अरब जो बड़ा प्लेयर है इस क्षेत्र का, उसको जल्द से जल्द अब्राहम एकॉर्ड में शामिल किया जाए, जिसका प्रयास ट्रंप साहब को करना चाहिए और वो ऐसा करेंगे। दूसरी चीज, हमारे हितों में अगर भारत को ले आया जाए,
तो आप याद कीजिए जब G20 दिल्ली में हुआ था तो हमने एक इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की थी, जो इजराइल हमास से थम गया था। लकीली देखिए ट्रंप बनते हैं, उनके पहले से ही लग रहा था, लेकिन ट्रंप के बनते ही पहला मैसेज जो गया विश्व को, इजराइल हमास के युद्ध में सीज फायर हो गया। ये एक विक्ट्री मानी जाना चाहिए। और अभी कुछ समय पहले ट्रंप साहब ने एक प्लान दिया। उस प्लान में कहा कि गाजा पट्टी जितनी विध्वंस हुआ है तो अभी यहां के लोगों को इजिप्ट में और जॉर्डन में बसा दिया जाए, फिर यहां निर्माण कार्य हो और तब जाकर फिर से ये लोग यहां आए। तो वैसे फिलिस्तीनियों को ना ये मानना था ना वो मानेंगे, क्योंकि फिर हो सकता है इजराइल उन्हें वापस ही ना आने दे। तो सोल्यूशन तो देखिए 2 स्टेट सोल्यूशन ही है इजराइल फिलिस्तीन का। लेकिन मेरा जो पहला मिडिल ईस्ट को लेकर है, मिडिल ईस्ट में जो बहुत सारे सेक्टर जहां जहां परेशानियां हैं, अगर ईरान को छोड़ दिया जाए, ईरान रशिया के साथ और चाइना के साथ एक जो ग्रुप बना रहा है जिसको क्रिंक कहते हैं, चाइना, रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया। तो पहले जो 3 ध्रुव होते थे उसकी बजाय अब क्रिंक थ्योरी आई है, तो वो भी उसको हटाते हैं। अदरवाइज ट्रंप का अगर मिडिल ईस्ट में देखा जाए, अब्राहम एकार्ड जैसी सोच को देखा जाए, उनके अमेरिका के खुद इंटरेस्ट को देखा जाए, तो पहली चीज मेरा मानना है कि मिडिल ईस्ट के लिए एक रे ऑफ होप थोड़ी बेहतर दिखती है। दूसरी तरफ अगर हम रशिया यूक्रेन वार पे आए, जो 2.5 साल, लगभग 3 साल अभी हो जाएंगे, 2.5 साल से अधिक जो रशिया यूक्रेन युद्ध हो रहा है। और आप जानते होंगे ट्रंप ने जब चुनाव में कहा था तो बोला था मैं आऊंगा और युद्ध रोकवा दूंगा, लेकिन जब आप सीट पे होते हैं, जब आप राष्ट्रपति बन गए हैं, तो इतना आसान नहीं है। जिस तरह के एग्रेशन, चूंकि जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति को पता है कि यह पूरी सॉवरेनिटी और पूरा जो मुद्दा है अब स्वाभिमान का यूक्रेन के हां और ना का है। दूसरी तरफ रशिया को देखें, पुतिन के राष्ट्रपति काल में वो कम से कम जो जेलेंस्की की वैधता है, अगर वो बनी रहेगी तो वो भी स्वीकारेंगे नहीं। तो निगोशिएशन किस बात को लेकर हो, थोड़ा हार्ड निगोशिएशन की बात है। जो होप ट्रंप ने अपने चुनाव के दौरान कही थी, वो अगर आते हैं तो ये बड़ा बेहतर रहेगा। पूरी दुनिया चाहती है, जिस तरह से महंगाई, जिस तरह से ग्लोबल सप्लाई चेन, जिस तरह से इन्फ्लेशन पे प्रभाव पड़ा है, हम सब चाहते हैं कि ये महत्वपूर्ण पहल उधर हो। एक ट्रंप के आने से एक चीज जरूर दिखती है, बाइडेन साहब रशिया को लेकर ज्यादा एग्रेसिव थे। ट्रंप पहले काल में पुतिन से काफी हद तक उनकी केमिस्ट्री उतनी बुरी नहीं थी जो शीत युद्ध में अमेरिका और रशिया की मानी जाती थी। तो एक होप है कि शायद टेबल पर आकर बात करने की कुछ चर्चा शुरू हो, जो ठप पड़ी थी। तो इसीलिए मैंने कहा एक ब्लिंक लाइट, एक रे ऑफ होप जरूर आती है। तो इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा मैं सर, हाँ। कि जो आपने बात कही उसी के समर्थन में, व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप के शपथ लेने के बाद ये साफ साफ शब्दों में 2 बातें कही। एक तो उन्होंने कहा कि यूक्रेन युद्ध के बारे में अब हम बातचीत के लिए तैयार हैं, और दूसरी बात उन्होंने कही कि परमाणु हथियारों में कटौती के मुद्दे पर भी हम बात करने के लिए तैयार हैं। जबकि परमाणु हथियारों को लेकर पुतिन के दौर में पिछले खास करके 1-2 सालों में रूस का रुख बहुत ही खराब रहा था, जब उन्होंने साफ साफ कहा था कि दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, हम परमाणु हमला कर सकते हैं। और ऐसे में अगर पुतिन अपनी ओर से ये 2 बातें कह रहे हैं कि हम यूक्रेन युद्ध के लिए टेबल पर बैठने के लिए तैयार हैं, और दूसरा हम परमाणु हथियारों यही नहीं सर की कमी के लिए बातचीत के लिए तैयार हैं, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया। और यही नहीं, अगर ट्रंप 1.0 देखा जाए, उस समय पुतिन थे, दोनों के बीच टसल हुई थी और कई न्यूक्लियर उससे अमेरिका बाहर होने लगा था। उसने कहा हमें स्टार्ट 2 नहीं चाहिए, है ना, उसने कहा हमें जो न्यूक्लियर फोर्सेज एग्रीमेंट है उससे वो बाहर होने लगा था। और चूंकि पुतिन ने ऑफर दिया, तो एक होप जरूर है कि ट्रंप साहब भी चाहते हैं नेगोशिएशन टेबल पे आया जाए, पुतिन भी चाहते हैं। तो जो रुका हुआ, जो वो कहते हैं ना कि ब्रेक द आइस, तो एक मौका जरूर दिखता है। और याद रखिए ट्रंप बिजनेसमैन भी है, ट्रंप के सारे बिजनेस की जड़ें कैसे आई हैं और उन्होंने पहले दिन से कहा था। तो एक चीज जरूर दिखती है कि अब जो बातें रुक गई थी, आसान तो नहीं है कि हम इस डिस्कशन में कह दें कि नहीं ये युद्ध रुक जाएगा, लेकिन एक चीज जरूर है जो एकदम बुरी तरह रुका हुआ था, 30 महीने से ज्यादा हो गया था, उसकी बजाय अब एक होप दिखता है। तीसरा और लास्ट, जब हम चाइना और इस तरह के ग्रुप को देखते हैं तो यहां पर जरूर कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन होगी, जो हम लोग आगे चर्चा जब चाइना और इस तरह की बात करेंगे तो उसमें आएगा। तो मुझे लगता है कि ग्लोबल ऑर्डर में जिस तरह ट्रंप ने चुनावों के समय कहा था
कि वो सारी समस्याओं के समाधान का प्रयास करेंगे, वो जितनी भी प्रॉब्लम और स्ट्रगल है उसे फिक्स करने का प्रयास करेंगे। तो एक ये बढ़िया बात है, अमेरिका जिस लीडरशिप में है, जिस सुपर पावर में है, उसको करना भी चाहिए। लेकिन जब राष्ट्रपति बने हैं उसके बाद किस तरह इस चीजों को प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे, इसको देखने की जरूरत है। और ये बहुत जल्दी होगा। हम उस आदमी को प्रेडिक्ट करें जो अनप्रेडिक्टेबल है। सही इसलिए बात मैं है। कह रहा हूं कि थोड़ा सा हम लोग को समय और देखना चाहिए, थोड़ा जी। वेट एंड वॉच देखना चाहिए। इनफैक्ट अब वैश्विक शांति के हिसाब से देखें तो जो किम जोंग से उन्होंने 2 बार मुलाकात की थी Yes. लास्ट टाइम, जी जी, तो ऐसे चांसेस हैं कि नॉर्थ कोरिया को भी वो मेन स्ट्रीम कर पाएँ बहुत बढ़िया। यस, और एक वैश्विक शांति में उस पहल पे भी आगे हैं। सर, एक क्षेत्र जैसा सर ने अभी होल्ड किया है वो है कि अमेरिका और भारत के संबंध। अभी जब शपथ ग्रहण समारोह भी हुआ था तो सोशल मीडिया में काफ़ी चल रहा था कि मोदी जी को नहीं बुलाया। तो आपका क्या कहना है, जो ट्रम्प 2.0 में भारत और अमेरिका के संबंध है वो किस प्रकार के रहेंगे और उसका क्या देखते हैं भविष्य आप? ये आपने सत्य कहा कि सोशल मीडिया पे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा चल रही है कि शी जिनपिंग को इनवाइट किया गया और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को इनवाइट नहीं किया गया। तो क्या पर्सनल लेवल पर मोदी और ट्रंप के संबंध अब धीरे धीरे उतने मधुर नहीं रहे। लेकिन इसका दूसरा पहलू अगर आप देखेंगे तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर गए, उनको सबसे आगे और सबसे महत्वपूर्ण सीट पर बिठाया गया। और जयशंकर साहब ने रिस्पॉन्ड करते हुए कहा भी कि मोदी जी के दूत को पूरी दुनिया में सम्मान के साथ देखा जाता है। इसमें इस मुद्दे को अगर थोड़ा गहराई में देखें तो भारत और अमेरिका जैसे 2 बड़े देशों के यदि संबंध की हम बात करें तो पर्सनालिटी फैक्टर या लीडरशिप का इम्पोर्टेंस तो है कि कौन लीडरशिप में बैठा है, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट फॉरेन पॉलिसी को ज़्यादा गहराई से चलाता है। तो मॉर्गन थाओ की बात करें तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि एक ध्रुव तारा या पोल स्टार जो पूरे हमारे फॉरेन पॉलिसी को चलाता है वो नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित है। Correct. बड़े देशों के संबंध में पूरी तरह सही है। तो अब इस लिहाज से यदि देखें तो भारत अमेरिका संबंधों की एक बड़ी खास बात है कि 1990 तक अमेरिका हमारे लिए मित्र देश तो नहीं ही था, शत्रु देश हो या ना हो, लेकिन हमारी सोवियत के साथ ज़्यादा दोस्ती थी। लेकिन बहुत ही आश्चर्य की बात है कि आज परिस्थिति पूरी तरह बदल गई है और आज इंडिया और अमेरिका सच्ची बात है एक नेचुरल एलाई है। और जहाँ नेचुरल एलाई है, फॉरेन पॉलिसी के गोल्स इतने ज़्यादा मिलते हैं कि इनको नज़दीक आना ही है। ये छोटी घटनाएं बहुत मायने नहीं रखती है कि मोदी जी को बुलाया गया या नहीं बुलाया गया। मैं 2-3 चीज़ों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। एक तो आप पॉलिटिकल लेवल की बात करें, सबसे पहले जियो पॉलिटिक्स की बात करते हैं। जियो पॉलिटिक्स की यदि बात करें तो 1991 में सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है और उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन में 90 से 2000 के बीच का जो दशक है उसको पैक्स अमेरिकाना कहते हैं, पीस बाय अमेरिका। मतलब उसकी तुलना की गई कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले पैक्स ब्रिटेनिका था जी। तो जो ब्रिटेन की स्थिति थी 10 सालों तक वही स्थिति अमेरिका की रही। और 90 से 2000 के बीच के अगर आप अमेरिका के टोटल डिफेंस बजट को देखें तो उसके बाद के जो टॉप 10 थे, इसका मतलब चाइना, फ्रांस, इंडिया, रशिया, तो टॉप 10 को मिलाकर जितना डिफेंस बजट होता था उससे ज़्यादा डिफेंस बजट अकेले अमेरिका का होता था। पैक्स अमेरिकाना का फेज था, कारण कि रशिया बहुत खराब हालत में था, डिसइंटीग्रेशन हुआ था। चाइना ने 1980 में लिबरलाइजेशन को अपनाया तो अभी उसका इम्पैक्ट आया नहीं था, तो कोई चैलेंज करने की स्थिति में नहीं था। लेकिन 2000 के बाद स्थिति थोड़ी सी बदलती। ये सबसे पहले कि रेस्टोरेशन ऑफ रशिया होता है। 2000 और 2010 के बीच में हम देखें तो तेल की कीमतों में बहुत तेज उछाल आता है। अच्छा, रशिया क्रूड का बड़ा एक्सपोर्टर है तो उसकी इकोनॉमी बूस्ट होती है, मजबूत होता है। चाइना जैसे जैसे समय बीतता है तो 2000-2010 के बीच फिर वो भी एक बड़ी पावर के रूप में आता है, पैक्स अमेरिकाना टूटने लगता है। और 2010 के बाद आज के यदि जियोपॉलिटिक्स की बात करें, अब की जो स्थिति है, तो पैक्स अमेरिकाना को खूब चैलेंजेज मिल रहे हैं। चैलेंजेज मिल रहा है चाइना से, चैलेंजेज मिल रहा है रशिया से। तो अब ऐसी स्थिति में नेचुरल एलाई के रूप में अमेरिका के लिए भारत जरूरी है। क्वाड और उसकी मीटिंग के रूप में हम देख सकते हैं भारत के लिए भी जरूरी है चाइना के संदर्भ में अमेरिका का साथ होना। तो पॉलिटिकल लेवल पर इतने डीप म्यूचुअल रिलेशनशिप है कि वो आगे बढ़ेगा ही। इकोनॉमिक रिलेशन की यदि हम बात करें तो भारत अमेरिका इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा एंगेज्ड है
और अमेरिका हथियारों का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। हथियार बेचेगा किसे? चाइना को बेच नहीं सकता, रशिया पे उसने प्रतिबंध लगा रखा है। तो उसके बाद मेजर यूरोप के देश हैं, छोटे छोटे हैं, तो मेजर जो उसका इंपोर्ट करने वाला है प्रोबेबल वो इंडिया भी है। अपने यहाँ 35-40 लाख का एक मिडिल क्लास है, तो बिजनेस इकोनॉमिकली भी बहुत हमारे रिलेशंस मिलते जुलते हैं। और एक बड़ा फैक्टर जो भारत और अमेरिका को नेचुरल एलाई के रूप में स्थापित करता है वो है हमारा डायस्पोरा। और कहने की बात है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो वाइस प्रेसिडेंट थी इंडियन ओरिजिन की थी, अभी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं मैं शपथ ग्रहण में देख रहा था उनकी वाइफ भी इंडियन ओरिजिन की है। चलो ये तो एक दो बातें, लेकिन इंडियन डायस्पोरा बहुत मजबूत है, पॉलिटिकली बहुत ऊंची जगह पे पहुंच रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स अगर मिलाते तो इकोनॉमिकली हमारे रिलेशंस म्यूचुअल हैं, जियो पॉलिटिक्स मैच करता है, हमारा डायस्पोरा मजबूत है। तो इसीलिए छोटी छोटी घटनाएं थोड़े समय के लिए संबंधों को बाधित कर सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडो यूएस रिलेशंस बहुत आगे जाएंगे। जी सर, यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा कि इंडिया को मोदी जी को आमंत्रित नहीं किया तो इसमें क्या है? मुझे तो दो बातें लगती सर की। पहले एक बात कि अमेरिका बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है आर्म्स का, और भारत से बढ़िया उसको एक तरह से आयातक मिल नहीं सकता। एक अच्छी चीज और हुई जो नई रिपोर्ट सिप्री की कहती है कि अब भारत एक्सपोर्टर बन गया है, और सबसे 26,000 करोड़ रुपए के आसपास हमने क्या किया कि हथियारों की सप्लाई की। कितना प्राउड होता है कि जो देश केवल हथियारों का आयातक था अब निर्यातक बन गया। आपके डिफेंस मिनिस्टर ने इस बात को बड़े प्राउडली कहा, और सबसे अच्छी बात उसमें यह थी कि भारत के हथियारों का खरीदार का नंबर 1 देश कौन है? तो अमेरिका है। तो ये एक अच्छा। दूसरा मुझे जो लगता है, और अभिषेक सर कि कहा गया कि आमंत्रित नहीं किया, मुझे तो लगता है ट्रंप ने जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी कई बातों को कॉपी किया, जैसे मेक अमेरिका ग्रेटर अगेन, इट इज जस्ट लाइक अच्छे दिन आने वाले हैं। आपने देखा होगा एलन मस्क साहब जिस विभाग के सीईओ बने हैं उसका नाम क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, डॉजे। गवर्नमेंट एफिशिएंसी उसको पढ़ेंगे तो उसमें क्या है कि जो एक्सपेंडिचर है, वेस्ट एक्सपेंडिचर, उसको रोकना है, और जो लोग जो ज्यादा से ज्यादा शासन में शामिल है उसको कम करके सॉफ्टवेयर एआई का इस्तेमाल करना है। क्या ये मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस नहीं है? द सेम थिंग व्हाट वी हैव अडॉप्टेड अर्लियर इन द लास्ट मोदी एज, उसमें उन्होंने बड़ा साफ कहा था कि मैक्सिमम गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नमेंट। सेम चीज अगर देखा जाए तो डॉजे का रोल भी यही है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का रोल भी यही है। तो एक जो बातें हैं बड़ी प्रत्यक्ष तौर पे भले दिखता हो, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर ऐसा है, और कि वो हमेशा भारत की बातों को, भारत को साथ लेके, और जैसा मंजेश सर ने कहा, सर ये एक नेचुरल अलायंस है। अमेरिका भारत को इग्नोर करके चल ही नहीं सकता जिस तरह से आजकल की जियोपॉलिटिक्स चेंज हुई है। जी सर, इसी चीज़ से रिलेटेड एक चीज़ और है सर कि अब ट्रंप जब आने वाले थे तो भारत अमेरिका के संबंधों में भी थोड़ी सी चहल पहल दिखी। हाँ। और इस दूसरा है कि ट्रंप के आने के बाद भी ट्रंप के जो इंडिकेशन है चाइना के लिए वो भी थोड़े से अलग तरीके के हैं। तो अगर हम एक जो भारत, अमेरिका और चीन, इनके संबंधों का एक ट्रायंगल देखें, जो एक कॉम्प्लेक्स ट्रायंगल है, तो इसका इवोल्यूशन कैसे देखते हैं आप? हाँ, बेहतरीन। सबसे पहले तो जो आपने कहा, मुझे याद है जब वहाँ रिपब्लिकन पार्टी की जीत हुई, ट्रंप दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, तो इंडिया के लोग ऐसे सेलिब्रेट कर रहे थे जैसे कि उनकी ही सरकार बन गई हो। तो एक फीलिंग है कि ट्रंप आएगा। और ट्रंप ने एक बात भी कही थी, आप याद कीजिए, कि मैं हिंदू अल्पसंख्यकों का, मतलब हिंदुओं का रक्षा केवल भारत के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि बांग्लादेश, और बांग्लादेश समय से ट्रबल फेज में जो इन माइनॉरिटीज थे वो प्रॉब्लम में थे, और उन्होंने कहा हम उसकी रक्षा करेंगे। तो ऐसे में एक फील, एक इमोशनल टच हुआ। दूसरी बात, जो मेन क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल यूएस, चाइना और इंडिया का, ये सही में बड़ा एक ऐसी जटिल रिलेशन है जिसको समझना बड़ा जरूरी है। सबसे पहले मैं इसको इस तरह से अभिषेक जी बताना चाहूंगा कि अमेरिका चाहता है कि वर्ल्ड तो यूनिपोलर हो, लेकिन जो एशिया है वो मल्टीपोलर या कम से कम डाइपोलर हो जाए। दूसरी तरफ चाइना चाहता है कि एशिया यूनिपोलर रहे, वो तो द बाप ऑफ एशिया, और वर्ल्ड जो है वो भले जिस तरह का हो, या मतलब वो डाइपोलर हो जाए, मल्टीपोलर हो जाए। ठीक है, दो स्वाभाविक शक्तियां जो ग्रोइंग इकोनॉमी है, ग्रोइंग सुपर पावर है।
आपने सुना होगा एक और बात है कि क्या न्यू कोल्ड वॉर शुरू हो गया। और न्यू कोल्ड वॉर में अब यूएसए का जो दुश्मन है, शत्रु पक्ष है, वो रशिया नहीं है, वो चाइना है। और कहा गया, एक पूरा लेख आया है जिसमें कहा जाता है, जो लेख इससे लिखता है वो ये कहता है कि चाइना राइज, रशियन इन्वेजन एंड अमेरिका स्ट्रगल टू प्रोटेक्ट वेस्ट। और इन बातों में यह बताया जाता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका डिक्लाइन हो रहा है और चाइना ऊपर आ रहा है। इस बात को लेकर स्वाभाविक क्लैशेज होंगे जब दो प्रतिस्पर्धी हैं। अब दोनों चाहते हैं मैं नंबर 1 बनूंगा, तो क्लैश तो होगा। चाहे बेल्ट रोड इनिशिएटिव की बात हो, चाहे आप अफ्रीका में देखिए, चाइना ने जिस तरह अफ्रीकी देशों में अपना निवेश किया है, चाइना जिस तरह अफ्रीका को अपना कॉलोनी बना रहा है, वही अमेरिका जो पहले अफ्रीका में हर जगह था। ये क्लैशेज साफ हैं। कहा जा सकता है कि न्यू कोल्ड वॉर चाइना और अमेरिका का जो लैंड है, जो एक्सपेरिमेंटल लैंड है, वो अफ्रीका हो सकता है। तो यहां पे क्लैशेज हैं। अब इन क्लैशेज के बीच दूसरी तरफ चाइना ताइवान को लेकर, साउथ चाइना सी को लेकर जो बातें करता है, उसमें अमेरिका के इंटरेस्ट साफ हैं। और इसीलिए आप याद कीजिए क्वाड, जब हम क्वाड की बात करेंगे, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, तो अमेरिका यह साफ कहता है कि जहां पर उसके ग्लोबल इंटरेस्ट और उसके खुद के इंटरेस्ट हैं, नेशनल इंटरेस्ट, वहां पे वो किसी प्रकार की चुनौती को स्वीकार नहीं करेगा। आप देखिए, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद, ओथ के बाद पहली मीटिंग अगर विदेश मंत्रियों की औपचारिक होती है, ऑफिशियल होती है, तो क्वाड की बैठक होती है। इसका मतलब क्वाड की इंपॉर्टेंस तो है। अब उस पॉइंट को थोड़ा इजी करते हैं। ट्रंप इस बार चाइना के साथ शुरुआती दौर में थोड़े बैलेंसिंग दिखे। जैसा मंजीत सर ने कहा, सी जिनपिंग को आमंत्रित किया गया, टिकटॉक को 45 दिन की और मोहलत दी गई, बैन नहीं किया गया। पहले जिस तरह चाइना के खिलाफ ट्रंप 1.0 में ऑफेंसिव थे, अब ये बैलेंसिंग देख रहे हैं। कुल मिलाकर देखते हैं कि किस तरह से हित को साधा जा सकता है, नंबर 1। लेकिन दूसरी तरफ तुरंत डबल गेम दिखता है जब वो क्वाड की बैठक करते हैं। साथ ही साथ जब अमेरिका के विरोध में अगर कोई दूसरा देश अभी खड़ा हो सकता है, वो चाइना है, जो न्यू कोल्ड वॉर जैसा सब है। ऐसे में अमेरिका और इसके क्लैशेज होंगे। और इसमें एक तीसरा प्लेयर जो आता है, वो है हम, वो है इंडिया। इंडिया की जो जियोपॉलिटिक्स है, एशिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो इसे इग्नोर करे। आप जो हमारी, जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंस है, हमारे पास डिमांड है, हमारे पास डेमोक्रेसी है, तो द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी एंड द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, जो नेचुरल अलायंस की बात की सर ने, वो शब्द तो रहेगा। इंडो पैसिफिक में अगर चाइना को काउंटर करना है, अगर चाइना को किसी भी तरह अमेरिका घेरना चाहता है, तो उसके पास और कोई विकल्प ही नहीं है भारत के अलावा। भारत, आप देखिए सप्लाई चेन, क्यों एप्पल के फोन अब इंडिया में बनने लगे, क्यों बहुत सारे सिलिकॉन चिप जो है अब हमारे यहां बन रहे हैं, क्यों ईवीज की बात हमारे यहां हो रही है। इसका मतलब है कि चाइना की जो पॉलिसी है, एग्रेसिव पॉलिसी है। आज कोई शक नहीं है कि पूरा विश्व चाइना पे डिपेंडेंट है, क्योंकि उसने अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ को इतना मजबूत कर लिया है। अगला कौन सा देश होगा, तो सारी क्षमता, जैसे मैंने कहा, डेमोग्राफिक डिविडेंस की बात हो, डिमांड की बात हो, डेमोक्रेसी की बात हो, भारत में है। तो भारत को लाना पड़ेगा। और उसकी जियोपॉलिटी ऐसी है कि इंडियन ओशियन में तो कोई सब्स्टिट्यूट कर ही नहीं सकता। इसलिए जो अमेरिका चाहता है कि एशिया में खासकर मल्टीपोलरिटी हो, तो चाइना के खिलाफ वो भारत ही होगा। इसलिए एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होते हुए भी, और भारत को यहां देखना है, हम एससीओ के भी सदस्य हैं, हम क्वाड के भी सदस्य हैं। भारतीय पॉलिसी इतनी, भारतीय विदेश नीति बड़ी मैच्योरिटी से आगे बढ़ रही है। अब हम ब्रॉडर रियलिज्म की तरफ जा रहे हैं। हमने एक तरफ अमेरिका की क्वाड को स्वीकारा, तो यह भी कहा क्वाड कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है, यह तो एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है, जिसमें हम फ्री, ओपन एंड फेयर नेविगेशन की बात करते हैं, जो सबके हित की बात है। दूसरी तरफ हम संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में हैं, क्या बैलेंसिंग है, एससीओ में है, ब्रिक्स के साथ हम बातें कर रहे हैं, हमने पाकिस्तान को शामिल नहीं होने दिया चाइना के लाख प्रयासों के बावजूद। मतलब हमारा स्टैक बेटर है, यह नहीं कि हम केवल मेंबर हैं। तो दोनों के साथ बैलेंसिंग करते हुए हम जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं, इसका एक और एग्जांपल, कितना अच्छा अमेरिका दोस्त बना हुआ है, लेकिन रशिया से हम 40% से ज्यादा तेल अब आयात करने लगे हैं। तो ये जो अप्रोच, हमारी रियलिज्म, हमारी जो विदेश नीति जिस तरह इमर्ज हुई है, मैच्योर, रियलिस्टिक, इन सबके साथ हमें लेके चलना है।
हमें ये भी नहीं करना कि हम अमेरिका की गोद में बैठ जाएं, हम उसकी पपेट बन के रह जाएं कि जैसे वो घुमाए हम घूमें। ट्रंप ये कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरह ट्रंप ने पहली बार कहा था कि हमसे हथियार लो और वो S-400 रसिया से रोक दो, हमने कहा नहीं भाई, हमारी जरूरत है, हम S-400 रसिया से खरीद रहे हैं, हमारा दोस्त है। अमेरिका धीरे धीरे हमारा 3rd 4th लार्जेस्ट पार्टनर बन रहा है, जो हमें वेपन सप्लाई कर रहा है, सबसे बड़ा निर्यातक हमारा बन गया है। तो दोनों तरफ से हम चल रहे हैं। इसलिए मेरा इस कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन में मायना है, चाइना जिस तरह डेप्थ नेप्थ की ओर बढ़ता है, जिस तरह BRI से उसकी इंपेरिकल एम्बिशंस दिख रही है, जिस तरह वो हार्डशिप को लेकर चलता है, तो उसका टकराव अमेरिका के साथ होगा। लेकिन साथ ही साथ अमेरिका और चाइना के बीच आज $450 बिलियन से अधिक का व्यापार है। अजीब सा है ना, वो जैसे एक कहा जाए कभी नीम नीम कभी सहद सहद, बड़ी अजीब सी दोस्ती है। ये फर्स्ट कोल्ड वॉर में ऐसा नहीं था, रशिया एकदम अलग, अमेरिका एकदम अलग, पीठ ऐसे थी। इस बार रिलेशन भी है और दोनों के बीच लड़ाई भी है, तो कॉम्प्लिकेटेड तो होना ही है भाई। स्पष्ट नहीं है कि दुश्मनी किस फ्रंट पे है, और ऐसे में जब चाइना और अमेरिका के हित भी साथ हैं, अहित भी साथ हैं, तो इन दोनों के कॉम्प्लेक्स होंगे। और इन दोनों के बीच जो भारत है, मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से देखे कि हमारे राष्ट्रीय इंटरेस्ट, हमारी राष्ट्रीय हित कहां पूर्ति होंगे, हम दोनों को एक बैलेंसिंग अप्रोच के साथ ही ले जाएं जैसा कि ले जा रहे हैं। मेरा फिर मानना है, ट्रंप का आना भारत के लिए चुनौती से ज्यादा अवसर है। एक चीज में और, जैसे जो ये ट्रायो की बात की, अमेरिका, चाइना और इंडिया सर, तो ये सर ग्लोबलाइजेशन कह रहा है, और ग्लोबलाइजेशन के सेंटर में है कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। एग्जैक्टली। तो कोल्ड वॉर इंडिपेंडेंस का एरा था कि भाई वेस्ट अलग ईस्ट अलग, बट ये इंटरडिपेंडेंस है, तो इसीलिए रिलेशंस अच्छे भी होंगे, एंगेजमेंट भी होगा और टसल भी होगा। अब अगर इंडिया, चाइना और अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर बाकी फैक्टर्स तो हैं ही, लेकिन एक फैक्टर आइडियोलॉजी का मैं जोड़ना चाहूँगा कमल सर में, प्लीज। कि चाइना की बात करें तो चाइना इकोनॉमिकली भले ही लिबरलाइज हो चुका है, पॉलिटिकली अभी भी कम्युनिस्ट है, कहने का मतलब 1 पार्टी रूल, डिक्टेटरशिप। तो अमेरिका की कंपैटिबिलिटी आइडियोलॉजिकली और सॉफ्ट पावर के रूप में इंडिया से ज़्यादा मिलती है। दोनों लिबरल सेकुलर डेमोक्रेसी है, फ्रीडम को रिस्पेक्ट करता है, तो यहाँ पर इकोनॉमिक एंगेजमेंट चाइना के साथ ज़्यादा है, लेकिन आइडियोलॉजी हमारे साथ मिलती है। तो इस सेंस में भी ट्रंप का आना एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है हमारे लिए, कि अगर चाइना के साथ ट्रेड वार होता है आगे चलकर, और आइडियोलॉजिकली हम यूरोप और अमेरिका के ज़्यादा नज़दीक हैं चाइना की तुलना में, तो हमारे यहाँ जो इन्वेस्टमेंट चाइना में जा रहा था वो अगर इंडिया में आता है तो मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों के लिए बहुत बड़ी सफलता होगी। इनफैक्ट सर, लास्ट टाइम ट्रंप ने ही चाइना +1 स्ट्रेटजी लाई थी जी, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि इंडिया उसको काफ़ी कैपिटलाइज नहीं कर पाया जी। वो काफ़ी अलग जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है वहाँ पे चला गया +1। हमारे लीडरशिप को वर्क करना चाहिए जो आप जी सर, और इस बार लगता है, लेकिन मुझे लगता है भारत इस पर काम करेगा। सर, अब जो सिविल सेवा परीक्षा के हिसाब से अगर हम देखें इस टॉपिक को, तो क्या क्या ऐसे टॉपिक, ये मुद्दे हैं या डायमेंशन है या आयाम हैं जो इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं? भारत अमेरिका संबंध हमेशा से एक एवरग्रीन टॉपिक रहा है, और चूंकि अभी अमेरिका में नए राष्ट्रपति आए हैं, ट्रंप का दूसरी बार हुआ है, तो इस टॉपिक को समग्रता में तैयार करना चाहिए। ट्रंप के संदर्भ में तो तैयार करना ही चाहिए, लेकिन हमें शुरू से लेकर 1947 से लेकर सिविल सर्विसेज के एक स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है कि अभी तक की अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को फेजेज में बांट कर देखे कि प्री कोल्ड वार एरा के क्या इंपॉर्टेंट घटनाक्रम थे और अभी का क्या, और ट्रंप पर ज़्यादा फोकस उसमें किया जाए, तो मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा पूरा इंडो यूएस। और उसके साथ साथ चूंकि चुनाव हुआ, शपथ ग्रहण हुआ, तो जनरल स्टडीज़ में अमेरिका के राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया को भी अगर वो तैयार कर लें तो शायद सवाल आ सकता है, क्योंकि फ्रांस में जब राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे तो उस पर जीएस में सवाल आया था। तो हो सकता है इस बार के लिए इंटरव्यू के लिए टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और सर, अभी इंटरव्यू चल रहा है जी, और अभी तक जितना फीडबैक आपके पास आया होगा, या मेरे को जो बच्चों ने फ़ोन किया, तो नंबर मतलब हर दूसरे बच्चे से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है कि इसका भारत से क्या है, मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन होगा, ड्रिल बेबी ड्रिल होगा, तो दुनिया का क्या होगा। तो अभी जो लोग भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो जरूर से जरूर इस एस्पेक्ट को देख लें कि ट्रंप की नीतियों का ग्लोबल और खासकर भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इंटरव्यू के लिए तो बहुत, और जैसा मंजेश सर ने कहा, सर मेंस में पॉलिटी वाले आयाम और आईआर इंटरनेशनल रिलेशन, दोनों संदर्भों में इसकी तैयारी को मुकम्मल तरीके से करना चाहिए। बल्कि संवाद के इस एपिसोड को इंटरव्यू वाले भी जरूर देखें। हाँ, मुझे भी लगता है कि उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और ये ट्रंप तो जब तक इंटरव्यू सीजन चलेगा तब तक ये इम्पोर्टेंट टॉपिक बना ही रहेगा।
तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद है कि ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। जो संवाद हमारा प्रोग्राम है, ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए ही है, और जो भी टॉपिक्स और जो भी आपके सुझाव होते हैं उसको हम बहुत ही गंभीरता से लेते हैं। तो उम्मीद है कि आप कमेंट सेक्शन में फिर से हमें बताएंगे कि अगला टॉपिक हमें कौन सा लेना है, और फिर से हम अपने जो एस्टीम्ड फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो सीनियर फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनको इस पैनल में ले आएंगे और एक टॉपिक को बहुआयामी तरीके से डिफरेंट डायमेंशंस में चर्चा करेंगे उसके ऊपर, सो दैट आपकी तैयारी में भी हेल्प मिले और आपको इस किसी भी टॉपिक पर ज्ञान के वर्धन में भी हेल्प मिले। तो नमस्कार और जय हिंद।